आज हम एक ऐसे व्यक्ति पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिनके बारे में हर किसी की कोई ना कोई राय है। डोनाल्ड ट्रंप। हमारे पास जो सामग्री है वो काफी अलग अलग तरह की है। उनके व्हाइट हाउस के कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, उनके बिजनेस करियर का विश्लेषण करने वाले लेख हैं और हाँ, कुछ पुराने इंटरव्यूज भी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुँचना नहीं है, बल्कि इन सभी अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखकर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करना है। सही। एक बिजनेसमैन के तौर पर उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके राष्ट्रपति कार्यकाल ने समाज को कैसे बदला और उनकी जो पब्लिक इमेज है वो दशकों में कैसे बनी। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, उलझी हुई तस्वीर है। तो आज हम उसके कुछ अहम हिस्सों को जोड़कर देखेंगे। तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। विकिपीडिया के जो लेख हैं वो बताते हैं कि उनका करियर 1968 में शुरू हुआ, अपने पिता फ्रेड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी से। हाँ। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि उन्हें अपने पिता से हर साल टैक्स फ्री तोहफे मिलते थे, आज के हिसाब से करीब $10 लाख के बराबर। हाँ, और ये उनकी सेल्फ मेड अरबपति वाली छवि के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। उनके पास शुरुआत से ही एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट था। उनके पिता की कंपनी का फोकस भी अलग था। वो ब्रुकलिन और क्वींस जैसे इलाकों में मिडिल क्लास रेंटल घरों पर ध्यान देते थे। अच्छा। असली बदलाव तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप 1971 में कंपनी के प्रेसिडेंट बने और मैनहट्टन चले गए। हाँ, और अपना पूरा फोकस मैनहट्टन की बड़ी चमचमाती इमारतों पर शिफ्ट कर दिया। यहीं से मतलब ट्रंप ब्रांड का जन्म हुआ। और विवाद भी शुरू से ही साथ साथ चले हैं ना। बिल्कुल। 1973 में ही न्याय विभाग ने उनकी कंपनी पर, हाँ, वो जो भेदभाव वाला केस था, बिल्कुल, अश्वेत किराएदारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कर दिया था। और अंत में उन्होंने बिना कोई गलती माने उस केस में समझौता कर लिया। एक और बड़ी घटना वो ट्रंप टावर के निर्माण से जुड़ी है। 1983 में उसे बनाने के लिए एक ऐतिहासिक इमारत को गिराया गया था। उस पर आर्ट डेको की बहुत कीमती मूर्तियां थीं, जिन्हें म्यूजियम को देने का वादा किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। वादा किया गया था, लेकिन उन्हें तोड़ दिया गया। और तो और उस प्रोजेक्ट में लगभग 200 अवैध पोलिश अप्रवासी मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम कराने का भी आरोप लगा था। ये बातें उनकी उस छवि से कितनी अलग हैं जो वो बाद में बनाते हैं, मतलब श्रमिक वर्ग के चैंपियन वाली छवि। बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी एक दूसरी बहुत असरदार छवि भी बनाई, जैसे वो सेंट्रल पार्क में वोल्मन रिंग का नवीनीकरण। हाँ, वो एक कमाल का उदाहरण है। शहर की सरकार सालों से उसे ठीक नहीं कर पा रही थी और उन्होंने उसे 4 महीने में बजट से भी कम में पूरा कर दिया। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये उसे कहीं ज्यादा था। ये एक पब्लिक रिलेशन मास्टर स्ट्रोक था। इसने कहानी गढ़ी जो उनके पूरे करियर की पहचान बन गई कि ये सरकार नाकारा है और मैं डोनाल्ड ट्रंप अकेला इंसान हूँ जो चीजों को तेजी से कर सकता है। हर अखबार में उनकी तस्वीर थी। ये सिर्फ बर्फ नहीं बना रहा था, ये एक ब्रांड बना रहा था। और उस रिंग पर हर जगह ट्रंप का लोगो था। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई उनके बिजनेस की शुरुआत, लेकिन फिर तो चीजें और भी बड़ी हो गई। उनका व्यापार मॉडल भी विकसित हुआ। हाँ, उन्होंने अटलांटिक सिटी में कसीनो का कारोबार शुरू किया, जैसे ट्रंप ताज महल, जिससे बहुत ऊंचे ब्याज वाले जंक बॉन्ड से फाइनेंस किया गया था। ये बहुत जोखिम भरा कर्ज था। और इसी वजह से उनके होटल और कैसीनो व्यवसायों को 6 बार दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा। हाँ, 1991 और 2009 के बीच 6 बार। एक मिनट, 6 बार दिवालियापन, ये तो किसी भी बिजनेस के लिए विनाशकारी लगता है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी आवेदन नहीं किया है ना। यही तो उनकी रणनीति का अहम हिस्सा था। उन्होंने कॉर्पोरेट दिवालियापन का इस्तेमाल किया, व्यक्तिगत नहीं। और उन्होंने खुद इस बारे में बड़ी बेबाकी से बात की है। 2011 के एक इंटरव्यू में उनका एक मशहूर कोट है कि मैं दिवालियापन के कानूनों के साथ खेलता हूँ। हाँ, वे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और ये भी कि ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ व्यापार है। बिल्कुल। उन्होंने इसे कर्ज पर फिर से बातचीत करने के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और यहीं से उनके बिजनेस मॉडल में एक और बड़ा बदलाव आया। सही है। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि उनका नाम खुद एक संपत्ति है, तो उन्होंने बिल्डिंग बनाने से ज्यादा अपना नाम बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। दूसरे डेवलपर्स उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स पर ट्रंप नाम इस्तेमाल करने और उनका प्रचार करने के लिए पैसे देने लगे।
फोर्ब्स के मुताबिक उनके साम्राज्य का ये जो लाइसेंसिंग वाला हिस्सा है, जिसे अब उनके बच्चे चलाते हैं, वही सबसे ज्यादा कीमती है। वो आज भी उन कई इमारतों के मालिक नहीं हैं जिन पर उनका नाम लिखा है। सही। और ये सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं था। हाँ, मुझे याद है एक समय था जब ट्रम्प नाम हर चीज पर था। ट्रम्प स्टेक्स, ट्रम्प वोडका। और हाँ, यहाँ तक कि इजराइल और फिलिस्तीनी बाजारों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक भी। और ब्यूटी पेजेंट भी। 1996 से 2015 तक वो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के मालिक थे। ये सब उनकी लग्जरी और सक्सेस वाली ब्रांड इमेज को और मजबूत करता था। तो जब वो राजनीति में आए तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक मशहूर ब्रांड थे। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल की। और हमारे पास प्यू रिसर्च सेंटर का एक विश्लेषण है जो बताता है कि उस दौरान अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण, मतलब बंटवारा, बहुत गहरा हो गया। हाँ, आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच राष्ट्रपति के काम को पसंद करने का जो अंतर था, वो आधुनिक पोलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा था। कितना ज्यादा? औसतन 86% रिपब्लिकन ने उनके काम को मंजूरी दी और डेमोक्रेट्स सिर्फ 6% डेमोक्रेट्स ने। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, है ना? ये लोगों की निजी जिंदगी में भी घुस गया था। हाँ, एक सर्वे में 71% सिंगल डेमोक्रेट्स ने कहा कि वो किसी ट्रम्प वोटर के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे। मतलब राजनीतिक पहचान निजी पहचान पर हावी हो गई थी। और इससे भी गहरी समस्या थी, साझा तथ्यों का संकट। 2019 में 73% अमेरिकियों ने माना कि दोनों पार्टियों के वोटर सिर्फ नीतियों पर ही नहीं बल्कि बुनियादी तथ्यों पर भी असहमत हैं। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था मानो दोनों पक्ष दो अलग-अलग मीडिया की दुनिया में जी रहे हों। हाँ, रिपब्लिकन ज्यादातर फॉक्स न्यूज पर भरोसा करते थे, जबकि डेमोक्रेट्स कई अलग-अलग स्रोतों पर। सही। और गलत सूचना एक बहुत बड़ी चिंता बनकर उभरी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 2020 के चुनाव को लेकर उनके धोखाधड़ी के दावे थे। हाँ बिल्कुल। जनवरी 2021 के एक सर्वे के मुताबिक अदालतों द्वारा बार-बार दावों को खारिज किए जाने के बावजूद उनके 75% समर्थकों का मानना था कि चुनाव के असली विजेता वही थे। और ये सब 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुई घटनाओं में अपने चरम पर पहुंच गया। और 2024 में जब अश्वेत पत्रकारों के साथ एक इंटरव्यू में उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या वो उन दंगाइयों को माफ कर देंगे जिन्होंने 140 पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था, तो उन्होंने उन्हें देशभक्त कहा। हाँ, और कहा अगर वे निर्दोष हैं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ये बयान दिखाता है कि वो उस घटना को किस नजर से देखते हैं। ठीक है, तो उस बेहद विभाजनकारी पहले कार्यकाल के बाद अब उनके दूसरे कार्यकाल की सामग्री पर आते हैं। हमारे पास जनवरी 2016 का व्हाइट हाउस का एक दस्तावेज है। शीर्षक है 365 दिनों में 365 जीत। इसमें दावों की एक लंबी सूची है। हाँ, और ये कई हिस्सों में बटी है। सीमा सुरक्षा पर दस्तावेज 50 सालों में पहली बार नेगेटिव नेट माइग्रेशन का दावा करता है। नेगेटिव नेट माइग्रेशन मतलब देश में आने वालों से ज्यादा लोग देश छोड़कर गए। साथ ही 2.6 मिलियन से ज्यादा अवैध आप्रवासियों को हटाने और कैच एंड रिलीज को खत्म करने की बात भी करता है। अच्छा, कैच एंड रिलीज वो नीति है जिसमें सीमा पर पकड़े गए लोगों को देश में रहने दिया जाता है जब तक उनकी सुनवाई ना हो जाए। बिल्कुल, उसे खत्म करने का दावा है। ये दिलचस्प है क्योंकि 2024 के इंटरव्यू में उन्होंने इसी मुद्दे को एक अलग ही रंग दिया था। उन्होंने दावा किया कि अप्रवासी अश्वेतों की नौकरियां ले रहे हैं। हाँ। और जब उनसे पूछा गया कि अश्वेत नौकरी से उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वेत नौकरी वो है जो किसी के पास भी हो। ये उस सरकारी दस्तावेज की औपचारिक भाषा से बहुत अलग है। बिल्कुल। दस्तावेज में अर्थव्यवस्था पर भी बड़े दावे हैं, जैसे हत्या दर में ऐतिहासिक गिरावट और 19 राज्यों में गैस की कीमतें $2 से नीचे लाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह उन व्यापक आर्थिक रुझानों का संदर्भ नहीं देता जो शायद उनके कार्यकाल से पहले शुरू हुए थे। यह चयनात्मक डेटा प्रस्तुत करने की एक क्लासिक राजनीतिक रणनीति है। और विदेश नीति की लिस्ट तो और भी लंबी है। बहुत लंबी। इजराइल हमास और इजराइल ईरान युद्ध समेत कई संघर्षों को खत्म करने का दावा किया गया है। घरेलू नीति पर भी कुछ बड़े बदलावों का जिक्र है, जैसे DEI कार्यालयों को खत्म करना। हाँ, DEI मतलब डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। विविधता, समानता और समावेशन। ये वो नीतियां हैं जिन्हें संस्थाओं में विविधता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है और ट्रम्प प्रशासन ने उन्हें खत्म करने को प्राथमिकता दी। और DEI का जिक्र आया तो बता दें,
2024 के उसी इंटरव्यू में हाँ, जब उनसे कमला हैरिस को DEI हायर कहे जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनकी पहचान पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले अपनी भारतीय विरासत को बढ़ावा देती थी और फिर अचानक से अश्वेत हो गई। ये दिखाता है कि कैसे एक नीतिगत मुद्दे को वो एक व्यक्तिगत और नस्ली हमले में बदल देते हैं। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने के बाद उनके शुरुआती रियल एस्टेट सौदों से लेकर दिवालियापन तक, उनके पहले कार्यकाल का सामाजिक बंटवारा और दूसरे कार्यकाल के लिए किए गए ये बड़े बड़े दावे, हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली आखिरी बात क्या हो सकती है? देखिए, एक चीज जो इन सभी दशकों में लगातार दिखती है वो है उनकी शख्सियत। 90s के दशक के हॉवर्ड स्टर्न के इंटरव्यू में वो अपनी दौलत, महिलाओं की रेटिंग और अपने दुश्मनों से झगड़ों के बारे में बात कर रहे थे। 2024 के इंटरव्यू में वो पहले ही सवाल को भयानक कहकर खारिज कर देते हैं और नेटवर्क पर हमला करते हैं। और उनके व्हाइट हाउस के आधिकारिक दस्तावेजों में उन्हें आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा सफल पहले साल वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता है। तो एक पैटर्न है। बिल्कुल, ये सारी सामग्री एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करती है जिसने मीडिया, ब्रांडिंग और टकराव का लगातार इस्तेमाल करके अपनी एक सार्वजनिक कहानी गढ़ी है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सब जो हम 50 सालों से देख रहे हैं, ये कितना बड़ा प्रदर्शन है और ये हमारी राजनीति और समाज को असल में कैसे प्रभावित करता है। सही। स्रोत हमें इसका जवाब नहीं देते, लेकिन वे हमारे सामने ये पैटर्न जरूर रखते हैं।